नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार के चुनाव परिणामों पर पूरे देश की नजर और चर्चा इस बात की कि आखिर इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी सुना था, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी अब एक नया फैक्टर बिहार के इन परिणामों ने देश के सामने ला दिया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू को जिस तरह से बहुमत मिला है, वो किस बात का संकेत है, किस तरफ इशारा करता है, क्या कुछ इसके परिणाम है? 20 साल के शासन के बाद में भी नीतीश कुमार को अगर जनता ने स्वीकार किया है, अब सवाल ये है कि किसकी बनेगी कैसी सरकार, किसकी बनेगी में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी सरकार, क्या स्वरूप होगा? चिराग पासवान भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मॉडल पर किस तरह से काम होगा? हमारे साथ विजय शंकर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, साथ में है प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, शुभांकर मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर विजय कुमार पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रोफेसर रवि रंजन, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं। लगातार पिछले 2 महीने में जब से हम बिहार पर चर्चाएं कर रहे हैं, शुरुआत तो उससे भी पहले हुई, लेकिन आखिरी दिनों में जिस तरह से आपने बार बार कहा था कि M4 का जो फैक्टर है, बीजेपी और जेडीयू जिस फैक्टर पे काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारगर हो सकता है। बार बार आपने कहा यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो प्लस में है। किस तरह से ये M4 का फैक्टर जो है वो इनको सत्ता में वापसी में मददगार साबित हुआ है? मीना जी, इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूं। पहले हम लोग को लग रहा था, जो मुझे भी लग रहा था, कि ये जो नंबर होगा 140 से 50 के बीच का होगा, जिसकी हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो लेकिन अब ये लग रहा है कि आंधी तूफान नहीं, ये तो सुनामी चल रही थी, जिसको शायद हम लोग पकड़ नहीं पाए। पहली बात, जो M4 जिस फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था, वो M4 फॉर्मूला ये था कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, हमारे साथ एम मनी है। मनी मतलब ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो सीधे सीधे आम लोगों को मदद पहुंचा रही। इसमें मैंने एक योजना का खास तौर से पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, जो पहले लॉन्च हुई थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया जाना। दूसरी बात में जो जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, खाते में ट्रांसफर किए गए, इसको भी हम लोग देख रहे थे लगातार कि ये कहीं ना कहीं वर्क करेगा। और ये इस तरह से वर्क करेगा जमीन पर, शायद इसका हमें अंदाजा नहीं था हम लोगों को कि एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ 10,000 रुपए नहीं थे, 1,90,000 रुपए और मिलने की उम्मीद थी महिलाओं में, चूंकि 2 लाख रुपए का वादा था। तीसरे एम की बात, जो महिलाओं में जो तीसरा एम था वो महिला था। महिला फैक्टर को बहुत अच्छे से नीतीश मोदी दोनों साधने में कामयाब रहे। और मंदिर भी था, जिसकी चर्चा भले ही अब ना हो, लेकिन वो भी एक फैक्टर रहा। और ये चारों फैक्टर मिलाकर एक ऐसा कॉम्बो बने, जिन्होंने एक तरह से कहा जाए एनडीए की सुनामी आ गई बिहार में। और जिस तरह से महागठबंधन ने शायद उम्मीद भी नहीं किया होगा कि इतना बुरा प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूं कि जो ट्रेंड इस चुनाव से, मीना जी, इस ट्रेंड से जो एक चुनाव, जो इससे जो ट्रेंड, जो पब्लिक जो सेंटिमेंट समझ में आ रही है कि लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते, अब उसको देना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आप संकेत कर रहे हैं कि लोगों ने बहुत ही स्पष्ट मैंडेट दिया है। इतनी स्पष्टता किसी चुनाव में अगर बिहार की जनता के लिए, तो कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बिहार की जमीन कितनी फर्टाइल है और बिहार का मतदाता कितना जागरूक है, और बिहार के लोग किस तरह से पिछले 20 साल से लगातार अगर किसी एक व्यक्ति को, जी हाँ, नीतीश कुमार के आसपास के पूरा चुनाव केंद्रित रहा। बार बार हमने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल ये चुनाव किस पर केंद्रित है बिहार में, तो नीतीश कुमार के आसपास केंद्रित रहा ये पूरा चुनाव। डॉक्टर विजय कुमार पांडे, आपके पास आ रही हूं मैं। कुछ लोग थे जो स्पष्ट रूप से कह रहे थे, जैसे विजय जी ने कहा, ये सुनामी की कल्पना किसी ने नहीं की थी, किसी एग्जिट पोल में भी इस सुनामी की चर्चा नहीं थी। यानी कि एग्जिट पोल एक बार फिर से उसी तरह से धराशायी, धराशायी कहना सही होगा कि नहीं, लेकिन अगर एग्जिट पोल जो बताए गए हैं उसके आसपास भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो धराशायी होते हैं। डॉक्टर विजय कुमार पांडे, कुछ लोग जो स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बता रहे थे, उनमें से आप भी थे। और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी कोई नहीं बता रहा था,
जेडीयू की बिल्कुल। सीट बढ़ेगी ये साफ था, लेकिन महागठबंधन का इतना बुरा हाल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जी डॉक्टर मीना बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये आज के रिजल्ट के लिए जो वर्ड है अनबिलीवेबल, अनप्रेडिक्टेबल, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि बिहार में इस तरीके का होगा। इसका कुछ रीजन है और मुझे लगता है कि अब जो एसआईआर है और जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लगी हुई है, मेरे कैलकुलेशन या जानकारी के अनुसार या 32 लाख प्लस वोटर्स को हटाए गए हैं एसआईआर के तहत, और उसमें से यदि 10 वोटर भी विरोध कर रहे होते तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता। तुरंत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सारे लोग वहां पहुंचते और बहुत सारी मीडिया लाइमलाइट सब कुछ होती। लेकिन अब ये सोचने पे हर एक व्यक्ति, पत्रकार और जनता को मजबूर होनी चाहिए कि क्या बंगाल में भी तो कोई ऐसा ही वोट चोर तो नहीं है जो कि वोट, जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके वोट से राज कर रहा है या किसी और प्रदेश में राज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का कारण है और हर एक व्यक्ति को इस पे सोचना पड़ेगा। यदि 32 लाख लोग निकाले गए और उसमें से 32 लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, तब ये जो रिजल्ट है पूर्ण रूपेण स्वच्छ रिजल्ट इसको कह सकते हैं। अब जहां तक रह गई आरजेडी और इंडिया गठबंधन का सवाल, मैडम इंडिया गठबंधन में डिसिप्लिन की भारी कमी है, ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलेंगे, ग्राउंड पे इनकी फ्रेंडली फाइट चल रही थी। दूसरा, इनका जो एमओआई वोट है, समीकरण है, तेज प्रताप भी उसमें से ही लड़ रहे थे। थर्ड फ्रंट अकरुद्दीन ओवैसी जी भी उसमें से ही लगे हुए थे, ओवैसी साहब। उसके बाद नीतीश कुमार जी को भी उसका फायदा हुआ है, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है ये इन सारी पार्टियों में है। तो मिला जुला करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एसआईआर और जो ये वोटों का बिखराव हुआ, जो ये अलग अलग लड़े, घर के लोग अलग अलग लड़े, इसका ये नतीजा है कि बीजेपी की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट देख रहा हूँ, 94 दिखा रहे हैं लोग, 94। बीजेपी की स्ट्राइक रेट 94% है, जेडीयू 83। इतना किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ऑफ कोर्स मैं क्लोजली इसको, जेडीयू को मैं ये स्टडी कर रहा था, हमारे लोग स्टडी कर रहे थे और हमें ये पता था कि जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी निकलेगी, 75 प्लस मैंने पहले भी बोला था, अभी 83 है। तो ये और आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। इस तरीके से यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए 365x24 उनको चुनाव में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन धन्यवाद है। महागठबंधन ने पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह का जेस्चर दिखाया, जिस तरह से अपनी आपसी गठबंधन की जो स्थिति तस्वीर दिखाई, उससे मतदाताओं को ये समझ में आया कि जब ये लोग इतने अस्पष्ट हैं तो ऐसे में सत्ता में आने के बाद क्या होगा। सत्ता में आने से पहले ही खेल इस तरह का चल रहा है। अभी कम से कम ये समझ में आ रहा है कि मतदाता के दिमाग में, दिल में, जहन में क्या कुछ चल रहा था। प्रोफेसर रवि रंजन दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रवि रंजन जी, आपसे बात कल भी हो रही थी और इस विषय पर बिहार की सियासत को करीब से जब आप देखते हैं, ये जो आंकड़ा है अनबिलीवेबल कहा डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी ने, सच में सुनामी कहा विजय शंकर जी ने। सवाल ये है कि इस सुनामी की कल्पना तो बीजेपी ने भी नहीं की होगी। नहीं, देखिए ये जो आंकड़े आए हैं ये सही में एक सरप्राइजिंग तो है सबके लिए, चाहे कोई विश्लेषक हो या कोई एनालिसिस के तहत आप देखेंगे तो ये एग्जिट पोल का जहां तक आपने बात कहा तो सारे एग्जिट पोल कमोबेश केवल ये दिखा रहे थे कि एनडीए की सरकार कंफर्टेबली बन रही है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह नंबर इतना ज्यादा जाएगा। या इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो एक वोटिंग परसेंट था इस बार, हिस्टोरिकली बिहार में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे इस इलेक्शन में आफ्टर 2000 में सबसे ज्यादा वोट पड़ा था 62.7%, जो इस साल बढ़ के टोटल 67-68% के आसपास है। पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा। और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि महागठबंधन को वोटों में नुकसान ज्यादा नहीं दिख रहा है। उनके पास 37% वोट पिछले इलेक्शन में भी था, यहाँ भी अभी वो 37-38% के आसपास है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया। पिछले इलेक्शन में सिर्फ 1.5% का उनका डिफरेंस था, 1.5 से 2% का,
जो इस इलेक्शन में अगर आप देखेंगे अभी तक के रुझानों के आधार पे तो 10% का अंतर है महागठबंधन और एनडीए के वोट परसेंट में, और यह 10% का जो अंतर है यह बहुत मैसिव है। और इसी का नतीजा है कि ये सीट जो आप देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट जो देख रहे हैं एनडीए के सारे घटकों के, ऑलमोस्ट सारे घटक का स्ट्राइक रेट जो है वो 75% से ऊपर है। चिराग पासवान जी का भी ले लीजिए तो अभी वो 22 पे उनके ज्यादा रुझान आ रहे हैं जीतने के, जबकि उन्होंने 29 कैंडिडेट खड़ा किए थे। बीजेपी का और जदयू का तो आप देख ही रहे हैं 80% के आसपास, बीजेपी तो 93% स्ट्राइक रेट है, 90%। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जहां वोट ज्यादा हो रहा हो और दो मेन जो साइड है, दोनों साइड के बीच में मतों का अंतर बहुत ज्यादा हो, 10% हो, तो ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में ये हमेशा चौंकाने वाला रिजल्ट देता है। तो ये अंतर जो है ये बहुत ज्यादा है ये सिलेक्शन की तुलना में। अगर हम आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो पक्ष और विपक्ष का जो अंतर है महागठबंधन का और एनडीए का जो डिफरेंस है 10% का, अगर ये परसिस्ट करता है तो ये 200 से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ये बिल्कुल संभावना दिख रही है। शुभंकर मिश्र जी आपके पास आ रही हूं मैं। तेजस्वी यादव के चेहरे को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है, युवा चेहरा, पूरे के पूरे युवाओं को लेकर जिस तरह की घोषणाएं, रोजगार का मुद्दा, जिस तरह से युवाओं को नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने की, एक के बाद एक घोषणाएं की। कल ही चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक फैक्टर होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे वो एक के बाद एक घोषणा कर रहे थे और जनता को उनकी उन घोषणाओं से ऐसा लगा कि ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी अस्वीकार्यता क्यों मिली, शुभंकर जी? नमस्कार। देखिए, तेजस्वी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनके वादों पर जनता विश्वास नहीं कर पाई। चाहे इसके पीछे उनके पिता और माता का जो कार्यकाल रहा उसका प्रभाव रहा हो, या जो उनके वादे थे वो जनता ने ये मान लिया कि कपोल कल्पनाएं हैं और कभी संभव नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने एक वादा किया था कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, जो इतना हास्यास्पद अपने आप में था। उस पर जिन युवा वर्ग के ऊपर वो अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहे थे, उस युवा वर्ग ने भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये चीजें संभव है नहीं। दूसरा, जिस तरीके से तेजस्वी जी के नेता और उनके प्रवक्ता और उनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार था, वो व्यवहार कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को उनके माता पिता की राज की याद दिलाने लग गया था। और 2020 के चुनाव के पहले, जब आपको याद होगा कि 2020 के जब चुनावों के पहले रिजल्ट्स आने के पहले एग्जिट पोल्स आए थे, उस समय ही एग्जिट पोल और रिजल्ट्स के बीच में आरजेडी समर्थकों की एक तरीके से जो व्यवहार सड़कों पर लोगों ने देखा था वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। जंगल राज की बात तो बहुत पुरानी थी, बट 2020 का भी लोगों को ध्यान में था। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से ये सोच लिया गया था कि मुसलमान और यादव, ये दो वोट बैंक तो हमारे अपने पॉकेट के रखे हुए हैं, ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये भूल गए कि भाजपा ने अभी थोड़े दिनों पहले ही मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको राघोपुर की बात करूं तो मैं राघोपुर में बहुत सारे लोगों से ये सुना मैंने कि भाई सतीश कुमार राय भी तो यादव ही हैं। और जिस तरीके से यादव परिवार से अपना कुनबा नहीं संभला, उनके आपस के अपने तेज प्रताप जी किसी जयचंद को ढूंढते रहे। और एक मुद्दा बहुत बड़ा था जो अंडर करेंट था, जिस पे लोगों का ध्यान काफी तौर पे नहीं गया, वो था तेज प्रताप जी का पारिवारिक विवाद। आखिर लोगों ने, और खास करके यादव समुदाय में ये बात और चली कि भाई वो लड़की भी तो यादव परिवार की थी, और वो भी ऐसे वैसे किसी परिवार की नहीं, दारोगा प्रसाद राय की पौत्री थी। तो एक तरीके से जो कमाई लालू प्रसाद यादव जी ने और राबड़ी जी ने की थी, तेजस्वी जी ने उस पे यादव मोनोपोली जो लेके चलने की कोशिश वो कर रहे थे, वो खत्म कर। तो सारे जातिगत समीकरण, एक मिनट शुभंकर जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, जो बात शुभंकर जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। बिहार तो जातिवाद का बहुत बड़ा गढ़ है, उसके बाद भी अगर जातिवाद का फैक्टर तेजस्वी यादव युवा चेहरा, उनको तो सबको साथ लेने की, उनको उनके लिए सिर्फ एमवाई नहीं था, उनके लिए युवा पीढ़ी भी थी। और ये कहा जा रहा था, कल तक ये बातें थी कि तेजस्वी सिर्फ यादव वोट बैंक की नहीं बल्कि युवाओं में चर्चित चेहरे या प्रिय विषय या प्रिय चेहरे बनते जा रहे हैं। क्यों नकारा युवा पीढ़ी ने तेजस्वी यादव को? कुछ प्रियदर्शी जी जरा इस पर रोशनी डालिए।
देखिए, जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों युवाओं ने तेजस्वी यादव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, बड़ी बात है। क्योंकि युवाओं को लेकर के तेजस्वी यादव एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पक्ष में, पाले में। और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, वर्ष 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, सरकार बनाने के बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए थे, उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका थी। और युवाओं की भूमिका इसलिए हो गई थी कि तेजस्वी यादव ने उस समय रोजगार का वायदा किया था, और 2020 के पहले तक कोई पार्टी रोजगार के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती थी और रोजगार को मुद्दा उस तरीके से बनाती नहीं थी। तेजस्वी यादव ने एक नया प्रयोग किया था, इससे उनको सफलता मिली थी। ये एक बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2020 के बाद 2020 से 2025 के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी, और उन घटनाओं में पॉजिटिव घटना ये था कि जो वायदा तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में किया था कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, उससे अधिक सरकारी नौकरियों को देकर के ये नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के उस वायदे को खत्म कर दिया, या जो परसेप्शन नैरेटिव जो कुछ भी बनाते हो तेजस्वी यादव, उसको खत्म कर दिया था। इस बार भी इनको लग रहा था कि मेरी ओर युवा आकर्षित होंगे, चूंकि तेजस्वी प्रण पत्र में मैंने इस तरीके की बातें की हैं, मसलन कि एक हर घर से एक लोगों को नौकरी देने की बात। ठीक है, पहले तो ये फिजिबल नहीं लगा। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल तरीके से कि है ये फिजिबल, हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो संकल्प पत्र आया एनडीए में, उसमें भी तो युवाओं को लेकर के बातें थी। बातें की गई कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार जनरेट करेंगे। 1 करोड़ रोजगार की बात संकल्प पत्र में, यानी एनडीए की तरफ से भी किया गया। मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने जो युवाओं को लुभाने के लिए कहे थे, वो तो इधर से भी हो गया। और इधर से मामला ये था, एनडीए की तरफ से मामला ये था कि एनडीए सरकार में थी और उसको इंप्लीमेंट कर रही थी। तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे, करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो चीजें होनी चाहिए वो त्वरित तौर पर एनडीए की सरकार कर रही थी। रोजगार दे दिए गए थे 10 लाख से ज्यादा रोजगार, और जनरेट नीतीश कुमार कर रही थी, और नीतीश कुमार की सरकार कर रही थी। और नीतीश कुमार ज्यादा भरोसेमंद है तेजस्वी यादव के तुलना में वायदों को निभाने में, कमिटमेंट को पूरा करने में। तो इस लिहाज से यहाँ पर युवा जी प्रियदर्शी जी, नीतीश कुमार वादों को निभाने में ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन नीतीश कुमार ने समय समय पर कैसे अपने लोगों का साथ बदला, ये भी बिहार की जनता ने देखा है। उसके बाद भी अगर तेजस्वी यादव की बजाय नीतीश कुमार पर बिहार की जनता का भरोसा है, तो विजय जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। विजय शंकर जी, जेन जी की क्या भूमिका इस चुनाव में आप देख पा रहे हैं? क्या किया उन्होंने? वो किसके पक्ष में गए और क्या सोच कर गए? क्योंकि नई युवा पीढ़ी का जो वोटर, हालांकि परसेंटेज ऑफ वोटर जब सामने आएगा तो हमें साफ और स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन एक बात तय है कि युवा पीढ़ी ने भी नीतीश को स्वीकार किया है, तमाम उन आरोपों के बीच में जो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार उठ रहे थे। मीना जी, मैंने जो एक बात कही कि लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं आज की तारीख में जो उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों को कम करे। वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो लड़ाई झगड़े में न पड़े, उनकी जिंदगी को आसान बनाए। लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं आज की तारीख में जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद करे। लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो योजनाएं पिछली चल रही हैं वो जारी रहे, उनका फायदा मिले। तो एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हाल में बहुत से चुनाव में देखिए, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, झारखंड में भी देखा। तो सिर्फ वादों से बात नहीं बनती। दूसरी बात जो आपने जेन जी की बात पूछी कि जेन जी का क्या है, मुझे लग रहा है अगर इस सवाल का जवाब हम लोग रवि रंजन जी से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इसी पर लिखते पढ़ते रहे। अभी हाल के दिनों में इनका एक रिसर्च, एक आर्टिकल भी बड़ी अच्छी पब्लिश हुई थी। तो मुझे लग रहा है रवि जी आप इस पे कुछ रोशनी डालिए कि जेन जी किधर गया। रवि रंजन, ये जो नई पीढ़ी है ये नहीं जी। जानती सिकंदर कौन था, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। नीतीश कुमार यहाँ सिकंदर के रूप में सामने आ रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि जंगल राज क्या था, जिस जंगल राज के बारे में बाकायदा सुनियोजित तरीके से कैंपेन छेड़ा गया। तो जो सवाल मैंने विजय जी से पूछा था उसी का जवाब आपसे अपेक्षित है। देखिए, अभी अगर बिहार को देखें तो डेमोग्राफी के हिसाब से बिहार हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट स्टेट है। 58% पॉपुलेशन जो है आपका 30 साल के आसपास है, उससे नीचे का है।
ऐसी स्थिति में देखिए दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एक ट्रेंड है बिहार के वोटिंग में, एक ट्रेंड है, आप भी देख सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से। लास्ट जब राबड़ी यादव जी की सरकार बनी थी 2000 में, उस समय महिला और पुरुष का वोट का जो अंतर था वो 18% था। पुरुष जो है 71% वोट किए थे, महिलाओं ने महज 48% वोट किया था। 2005 में यह जो अंतर था पुरुष और महिला में 4% हो गया, यानी महिलाओं के तुलना में पुरुषों ने 4% ज्यादा वोट किया। लेकिन 2010 के बाद लगातार महिला का परसेंटेज हर इलेक्शन में बढ़ता जा रहा है और हर इलेक्शन वो नीतीश कुमार जीतते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है महिलाओं में, तो वो इजीली जो लड़कियां थी, जो साइकिल उनको स्कूल तक ले गया, वही साइकिल अब उनको बूथ तक लाने लगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, इस एनालॉजी को। साइकिल वाज नॉट ओनली ए मीडियम टू गो टू द स्कूल, लेकिन वो एक ट्रांजिशन था। तो जिस तरीके से ये तो हो गया, मान लीजिए हम तो यहाँ आप मान के चल सकते हैं कि जितनी भी जेनजी महिलाएं हैं अभी भी बिहार में, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं लड़कियां जो हैं, वो अभी भी नीतीश कुमार के गवर्नेंस में एक भरोसा रखती हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, स्कूल जाने की सुविधा हो, या उनको पोशाक से लेके बाकी जो सुविधाएं मिल रही हैं, एक भरोसा तो ये आ गया। दूसरा आप देखेंगे कि इसी तरीके से नीतीश कुमार की एक बड़ी अनोखी योजना है जो बिहार को हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से अलग करता है। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पुलिस फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, 27%। चूंकि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पुलिस फोर्स में 35% महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया। अब इससे जो एक सोशल कॉन्फिडेंस आया, पब्लिक स्पेस में जो एक सोशल कॉन्फिडेंस आया, ये सारे युवाओं को ये कॉन्फिडेंस देता है कि आज के डेट में अगर यह समाज या सरकार जेंडर बराबरी की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में युवा इस चीज से कंफर्म होंगे कि ऐसी सरकार के अंदर गवर्नेंस के इशू को लेकर उनको समस्याएं कम होंगी, जिसकी बात विजय जी कर रहे थे। तो एक तो था कि गवर्नेंस को लेकर नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें युवाओं ने भी कोई डेंट नहीं मारा, या उनको लगा नहीं कि इससे कोई बहुत ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये देखेंगे कि अभी हाल के वर्षों में बिहार में जिस तरीके से सरकारी नौकरी दिया गया है, जहां जो जेनजी को एड्रेस कर रहा है इशूज को, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, स्कूल टीचर की हो, या कॉलेज में थोड़े यंग और लोग, थोड़े और वो लोग लेक्चरर की नौकरी हो, तो ऐसे में बिहार में लगातार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट चल रही है। और सबसे मजे की बात है कि 80% 90% रिक्रूटमेंट में कहीं भी आपने यह नहीं सोचा होगा कि भ्रष्टाचार या कोई बड़े इस तरह के खेल किए गए अपॉइंटमेंट में, जो बाकी राज्यों में आप कहानियां सुनती रहती हैं। तो लोगों को जो यंग जेनजी हैं उनको पहला चीज ये लग रहा है कि सरकार अपने क्षमता के हिसाब से, क्योंकि बिहार का हमको क्या स्टेट कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्षमता के हिसाब से नौकरी दे रही है, नौकरी देने में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, स्कूल और कॉलेज में इनरोलमेंट परसेंटेज बढ़ा है, टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे कि उनको लग रहा है कि जो गवर्नेंस के इशू है उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ नहीं है, महिला पुलिस में रिजर्वेशन के कारण यंग महिलाएं पुलिस में आई है, तो जेंडर गैप जो है, जेंडर गैप काफी कम गया है। और एक सोशल कॉन्फिडेंस, महिला वोटर तो सीधे सीधे समझ में आता है। ये तो पिछले लंबे समय से जब हम बिहार के चुनावों का माहौल बनना शुरू हुआ तब से हम चर्चा कर रहे हैं, और इस महिला वोटर को ही अपने पक्ष में लाने का प्रयास चिराग पासवान ने भी किया, तेजस्वी यादव ने भी किया, लेकिन तेजस्वी यादव सफल नहीं हुए। असफलता के जितने सारे कारण हैं उसमें एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है आप सबकी बात सुनने के बाद, शुभंकर मिश्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ, कि दरअसल आम आदमी भी अभी समझ गया है कि उसे स्थिरता चाहिए। नई सरकार आएगी, नई योजनाएं लाएगी, पुरानी योजनाएं बंद करेंगी, उससे उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होना है। तो आम आदमी को जो स्थिरता चाहिए उसका भी ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है। मीना जी, मैं आपकी राय से थोड़ा सा मैं इतफाक नहीं रखता हूं। आम आदमी सरकार बदलने से गुरेज नहीं करता, अन्यथा हमारे देश में सरकारें कभी नहीं बदलती। हाँ, इस चुनाव में ये जरूर हुआ है कि तेजस्वी यादव को डुबाने का काम जो उनकी सहयोगी पार्टियां थी और उनके अपने, जैसे पिछली बार मैं बोलते बोलते फिर प्रियरंजन जी के पास हम लोग चले गए थे, कि उनकी पार्टी को डुबोने का काम उनके नेताओं और उनके प्रवक्ताओं ने किया है।
जिस तरीके से हिंसक भाषा और एक धमकी वाले अंदाज में उनका पूरा कार्यक्रम चलता रहा, और आज नहीं तकरीबन 2-3 साल से एक तरीके से वो धमकी वाली भाषा ही आरजेडी इस्तेमाल कर रही थी, और उनकी जो लाइबिलिटीज थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो विकासशील पार्टी हो, चाहे वो इंडिया इंक्लूसिव पार्टी हो, चाहे वो हम जितने भी उनके साथी सहयोगी थे, सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के, और कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा जिसने इस गठबंधन को सहयोग किया हो और वोट ट्रांसफर किया हो। कई जगह आपने देखा होगा कि वोट ट्रांसफर भी नहीं। 12 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। फाइट फाइट है, फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता पे भरोसा, अगर जनता का आपके ऊपर भरोसा नहीं जम पा रहा है, उसके सबसे बड़े जो अगर रीजन कोई है तो वो आपका खुद का व्यवहार है। चाहे वो राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के प्रति लोगों की जो धारणा है, या तेजस्वी जी के प्रति लोगों की जो धारणा है, वो कहीं से भी ये समझा पाने में सक्षम नहीं रहे कि नीतीश बाबू की बीमारी और उनकी वार्धक्य के अलग देखते हुए भी, और बीजेपी में कोई चेहरा नहीं होने के बाद भी, जनता एक पक्के चेहरे को जो तेजस्वी जी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसको अपना चेहरा और अपना नेता मानने को तैयार नहीं हुए। जबकि अगर आप देखें तो सिचुएशन नीतीश जी के उम्र और उनकी तकलीफों की वजह से, और बीजेपी में कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कि सीएम के पद पे आज प्रस्तुत किया जा सके। बावजूद इसके आपके पास एडवांटेज होते हुए आप एडवांटेज नहीं ले। कारण सिर्फ ये था कि आपकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जी, बीजेपी ने जी, अपनी बातों से, और साथ में जो एक बहुत ही विवादास्पद चीज है, जो 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, वो राजनीतिक रेवड़ी ही है। उसमें मुझे बोलने में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये पैसे बांटे गए, ये पैसे बांट के और महिलाओं को एक आशा दिखाई गई कि ये तो 10,000 रुपए शुरुआत है, अगर हम फिर से आएंगे तो 1,90,000 रुपए और आपको मिलेंगे। महिलाओं और को जो ये रवीश डर जी भी ने बोला, बैठा, महिलाओं को ये डर भी बैठा कि अगर नई सरकार आई तो क्या ये 10,000 वापस तो नहीं ले लिए जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं भी बहुत सुनने को मिली। सौरभ जी हमारे सहयोगी जब लगातार बिहार से अपडेट देते थे, तो पिछले दिनों में हमने कई बार ये चर्चाएं भी सुनी कि बिहार की महिलाओं को ये डर बैठ गया कि कहीं 10,000 वापस तो नहीं ले लिए जाएंगे। बैंक मी- अकाउंट से निकाले नहीं महिलाओं ने। बहरहाल जी शुभंकर जी। मीना जी, ये डर बैठा या बिठाया गया? ये एक हाँ, बहुत बिल्कुल। कुशल स्ट्रेटजी थी कि 10,000 रुपए डाल दो और उसके बाद ये डर बिठा दो। तो ये भी जी, एक, देखिए, पॉलिटिक्स में हर चीज जायज है, बशर्ते कि वो जायज नियत से किया जाए। बिल्कुल बशर्ते ठीक कि है। जायज नियत से किया जाए। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के कई सारे नेता सोशल मीडिया पर आकर शोर मचाने लग गए कि ये बिहार इलेक्शन को देखते हुए किया गया है। पब्लिक में इतनी समझ है, लोगों को, नेताओं को यह समझ नहीं आता कि पब्लिक नासमझ नहीं है। और दूसरी जो आप पूछ रहे हैं कि गलतियां कहां हुई, उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि सोशल मीडिया के रुझान को लोगों ने समाज का रुझान समझ लिया। आपको ये भी जी, समझना पड़ेगा कि बिहार में अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल करती है। ये तो 2004 के शाइनिंग इंडिया से लगातार ही चल रहा है कि ना तो एग्जिट पोल भरोसेमंद रहे, ना ही सोशल मीडिया। और जब सोशल मीडिया की चर्चा हो रही है तो बड़ी बड़ी चर्चा बनती है जन सुराज की, जो सोशल मीडिया पे जनसुराज। सबसे ज्यादा एक्टिव था। बड़े मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी। मतलब जन सुराज का ये हाल होगा, ये किसी ने सोचा था? बिल्कुल नहीं। किसी भी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि जन सुराज 4-5 सीटें, 5-6 सीटें हर एक व्यक्ति दे रहे थे, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे लग रहा था कि जन सुराज जीत सकती है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने पहले ही हथियार डाल दिया कि नहीं भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं ये गलती वहीं से प्रारंभ होती है। जब राजा ही युद्ध में न जाए या राजा ही पहले हार मान जाए तो सेना तो ऐसे ही हार जाती है। अभी मैं शुभांकर सर की कुछ बातों को सुन रहा था, फैमिली विवाद या फिर बम ब्लास्ट। देखिए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा इतना बड़ा और दमदार चेहरा है जिसके बल पे न ही देश, राज्य, पंचायती हर एक तरह के चुनाव को जीता जा सकता है। और इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए और जिन लोगों ने जो कार्य किया, और विगत 15-14 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जो कार्य कर रहे हैं,
जिस तरीके से 370 हटता है, जिस तरीके से विश्व के पटल पे देश मजबूत होता है, जिस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं ये कहना मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं था। बीजेपी के पास तो इतना बड़ा चेहरा है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब रह गई बिहार की बात, तो बिहार नहीं, में नहीं, दोनों बातों को मिलाया नहीं जा सकता। बिहार में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, ये उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा बिल्कुल। सच ये है कि देश में प्रधानमंत्री का चेहरा है। लेकिन ये भी बिल्कुल। उतना ही बड़ा सच है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज की बीजेपी राज्यों में अपनी टीम बना रही है, नए चेहरों को बड़े अवसर दे रही है, तो टीम भी बिल्कुल। लगातार बनती दिख रही है। कितने राज्यों के बिल्कुल। उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन विजय जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, विजय शंकर जी आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से इस चुनाव में महिला फैक्टर ने काम किया, युवाओं ने काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, इस विषय पर लगातार बीजेपी टालती रही। आखिर में जाकर बीजेपी को समझ में आया कि नहीं, यानी कि बीजेपी को भी उस वक्त तक ये अंदाजा नहीं था कि हम इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। कॉन्फिडेंट नहीं थी बीजेपी। हालांकि परिणाम जिस तरह के आए हैं उसका अंदाजा बीजेपी को होता तो शायद नीतीश कुमार के चेहरे को आखिरी मोड़ पर जाकर नहीं कहा जाता कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। देखिए मीना जी, एक बात तो तय है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं इसका अनुमान न बीजेपी को था, न जेडीयू को था, और न भीतर खाने मैं कहूंगा कि चिराग पासवान की पार्टी को था। यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि पब्लिक, जिसको कहते हैं ना कि बम्पर छप्पर फाड़ के दिया है, तो छप्पर फाड़ के वोट मिला है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जिस तरह से जमे हुए हैं, लोगों के मन में बसे हुए हैं, या लोगों के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई है अपने काम के जरिए, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज, भले ही अगर देखा जाए, चाहे जितनी भी बहस हम लोग कर लें, एक सच है कि 20 साल में ठीक है, जिस रफ्तार से देश के दूसरे राज्य विकसित हुए उस रफ्तार से बिहार ने नहीं किया। लेकिन बिहार कहाँ था ये भी देखना होगा। हम लोग कई बार जब डिस्कशन करते थे तो ये बात अक्सर कहते थे कि बिहार में पिछले 20 साल में क्या हुआ, तो पिछले 20 साल में बिहार में ये हुआ कि घर घर जो है सड़क पहुंच गई, गांव गांव की आखिरी छोर तक सड़क पहुंच गई। पिछले 20 साल में क्या हुआ, तो 20 साल में ये हुआ कि जो एक लड़कियां जो उस वक्त जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो अक्सर हंसी मजाक में कहा जाता था बिहार में तो टेबल कुर्सी भी एमए पास कर जाता है, बीए पास कर जाता है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं जिनके पास डिग्री थी, उन्होंने जो अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाया, और जिस तरह से वो आज आकर शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, दिल्ली या बाहर जो भी गई है, वो एक हर आर्थिक सामाजिक जो तबका है उस हिसाब से वहां इंपावरमेंट हुआ। अगर गरीब तबका है वहां पर है तो जो शुभांकर ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि उनको वहां पर पुलिस में नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हुआ, इवन पंचायतों में 50% रिजर्वेशन हुआ। तो वुमन इंपावरमेंट धीरे धीरे हुआ, वो एक बड़ा वोट बैंक वहां पे बना। जो चीज थी बीजेपी को, चाहे आप जितना भी कह लें, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी जो हमने कल जो बात की थी, कल क्या बात की थी, कल हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लास्ट बुलेट तक लड़ती है, हर एक वोट के लिए लड़ती है। हर एक वोट को किस तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज दे करके कि भैया देखिए लड़ाई बहुत कड़ी है, अगर थोड़े भी ढीले पड़े तो मैदान हाथ से निकल जाएगा। तो बीजेपी ने उस स्ट्रेटजी के साथ दिया था, अहमदाबाद का उदाहरण कल आपने दिया था। जी, लेकिन जी, ये जी। बड़ा उदाहरण, तो इसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की अपेक्षा से ज्यादा सटीक बैठी है, या फिर ये बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा था कि लो साउंड होकर चलना है और परिणामों को कुछ इस कदर सामने लाना है कि मीडिया के लोगों को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री कहें कि बिहार का चुनाव एक प्रयोग है, जरा रिसर्च करिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि आप लोग जिस तरह से करते हैं मीडिया वाले, वो नहीं है। पब्लिक जो है
वो चाहती है कि उसको किसे चूज करना है, किसको वोट देना है। तो प्रधानमंत्री जी ये बात कहेंगे, हो सकता है कि शाम में कार्यक्रम भी तय हो गया हो, प्रधानमंत्री जी को आके क्या कहना है, लेकिन एक बात आज तो आना बनता है उनका। हाँ। आज तो आना इसलिए भी बनता है कि जब देश के लेकिन बीजेपी ने हम लोग को ये बात मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने एक ये भी संदेश दिया कि जब बहुत से गठबंधन पार्टनर हो, सबकी महत्वाकांक्षाएं हो अलग अलग, तो उनके बीच किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है, जहां पर बड़े भाई छोटे भाई ज्यादातर किसको किस तरह से संतुष्ट किया जाए, किस फॉर्मूले से किसको क्या चाहिए, ये शायद बीजेपी रणनीति। विजय जी, बीजेपी ने इससे आगे भी दिखाया है कि कैसे बड़े भाई को छोटा भाई बनाओ पहले, फिर छोटे भाई को पहले घर से बाहर निकालो। ये सब भी देखा हमने महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साथ लेकर चलने की रणनीति, लेकिन हाँ नहीं, तो देखिए राजनीति में कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। अभी हम लोग जो समीकरण देख रहे हैं, इसका कोई कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में कुछ दूसरा भी रंग दिख सकता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई इधर उधर हो जाए तो बड़ी चीज नहीं होगी। वो रंग अभी दिख सकता है, पूरे दिन इंतजार करना पड़ेगा शुभंकर मिश्र जी, जिसकी तरफ विजय शंकर जी इशारा कर रहे हैं। जो आपने और विजय जी ने बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ये बताऊं कि अभी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा है, उसमें एनडीए की 226 सीटें हैं। सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। एनडीए में अगर हम 206 सीटें अभी दिखाई जा रही हैं, जिसमें से अगर जेडीयू को हटा दे तो 122 सीटें होती हैं, और यही 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ये अब, और अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि वो नीतीश कुमार जी को सरकार का मुखिया देखना चाह रहे हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करते हैं क्या होगा। सरकार जरूर बन गई इनकी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे सस्पेंस बाकी है। लेकिन शुभांकर जी, मैं ये कहूंगा कि एक बात है, मेरी राजनीतिक समझ जो है कह रही है, और बीजेपी के रणनीतिकार शायद मुझे लग रहा है कि जो है, कल तक हम भले ही कह रहे थे कि 19-20 हो तो ये स्थिति होगी, ज्यादा अंतर हो तो ये होगी, शायद ये गलती नहीं करना चाहेंगे। मुझे लगता है विजय जी कि अभी आने वाले जो चुनाव हैं वो बीजेपी अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाना चाहेगी, खास करके बंगाल और असम में, जहां पे उनको सहयोगियों की इतनी जरूरत नहीं। तो चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं, किसी भी पार्टी में टूट भी हो सकती है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में तो टूट लाजमी है। साल भर के अंदर आप देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल में एक टूट होगी, और उनके परिवार से थोड़ा इंतजार का मजा लिया जाए। बिल्कुल, इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो चुनाव से पहले चर्चा का विषय नीतीश कुमार इस पूरे बिहार के चुनाव में थे। रवि रंजन जी, आज भी सेंटर ऑफ टॉकिंग जिसको बोलते हैं, वो अभी भी नीतीश कुमार ही है। मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे तो अभी इन लोगों ने डाउट में डाल दिया नंबर को देख के। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स की अभी भी धुरी है, क्योंकि बीजेपी को भी जो फायदा हुआ है वो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैपिटल का फायदा हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी अकेले भी लड़के देख चुकी है पिछले चुनावों में, और बीजेपी कितने सीट लाई है वो भी बीजेपी को पता है। बीजेपी बिना नीतीश कुमार को लिए हुए अगर लड़ती चुनाव, उसकी क्या कल्पना की जा सकती है वो भी पिछले इलेक्शन में हम लोग देख चुके हैं। तो इतना जल्दी अभी नीतीश कुमार को निगेट करना मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही आसान या बहुत ही टैक्टिकल मूव होना चाहिए। महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में फर्क है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति से आप कंपेयर करते हैं, महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार पहले थी, जहां उद्धव ठाकरे जूनियर पार्टनर थे। बिहार में वैसा सिचुएशन नहीं था। बिहार में कभी भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर अभी तक नहीं रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण से कि आप एक एस्टैब्लिश फोर्स को, जिसका अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल हो और अपना एक सोशल कैपिटल हो, उसको 1 मिनट में आप झटके में, वैसे बीजेपी के पॉलिटिक्स से, आप किसी भी राजनीतिक दल के पॉलिटिक्स से क्या है ये अभी पता लगाना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के बियॉन्ड जो है अभी बीजेपी कोई बहुत बड़ा ऐसा कदम उठाएगी कि वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अफरा तफरी का जो माहौल हो वो आ जाए। तो मुझे अभी तो ज्यादा चांस यही है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अगर ये सीटें नहीं बना। शुभंकर मिश्र जी, मुझे विजय जी और रवि जी की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। शुभंकर जी को सुनने के बाद
मुझे विजय जी और रवि जी की बातों से पूरा इत्तेफाक है, बट बीजेपी जिस तरीके के अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस लेती है, कुछ भी कहना मुश्किल है। और इंतजार करते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन के अंदर चीजें क्लियर होंगी। इतनी जल्दी बीजेपी मुझे नहीं लगता कि सत्ता सुख को हाथों से जाने देगी। कुछ ना कुछ वो जोड़ घटाव करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर उनके बस में बिल्कुल ही नहीं रहेगा तो वो नीतीश कुमार जी को अपने साथ लेके चलेंगे। वैसे आज की नहीं, डेट में मुझे क्या इम्पैक्ट हाँ, दिल्ली के सरकार पे भी होगा ना? केंद्र में भी नीतीश कुमार की पार्टी एक अलायंस में है, तो वो भी एक अलायंस है, लेकिन रवि जी उनके जाने के बाद भी केंद्र की सरकार पे असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है, मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी को अभी हटाया जाएगा, बट संभावना से इनकार नहीं किया सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा क्या होगा ये नहीं जानते, आगे क्या होगा कहना मुश्किल, लेकिन बिल्कुल। इमीडिएटली ऐसा स्टेप लेना एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन पैदा कर सकता है, राजनीतिक रूप से बहुत टेक्निकल राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। डॉक्टर विजय पांडे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर मीना। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी किसी भी मोमेंट पे किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मैं पूरी तरीके से जो एनालिसिस है या जिस तरीके से जहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ, बीजेपी और जेडीयू ये गलती दोनों ही पार्टियां अभी नहीं, लोकसभा चुनाव तक कभी नहीं करेंगी। देखिए, केंद्र की सरकार में केवल बहुमत ले करके चलना या सरकार चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अलग-अलग बिल होते हैं, जो अलग-अलग विधेयक होते हैं, उसका पास कराना। आज के बहुमत के बाद आप देखेंगे राज्यसभा में एनडीए की कितनी सीटें बिहार से जाएंगी। तो केवल हमें विधानसभा या फिर मोदी जी केंद्र सरकार ये नहीं देखना, बट राज्यसभा में भी जहाँ पे बीजेपी बहुत सारे बिल को पास कराने में स्ट्रगल करती हैं, यदि ये साथ होते हैं तो इतने सारे राज्यसभा सांसद जाएंगे और उसका बेनिफिट बीजेपी और केंद्र सरकार और अपनी नीति, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरीके से इनको मिलेगा। दूसरी तरफ मैडम, इंडिया गठबंधन में बार-बार डिसिप्लिन की भारी कमी है और इनके जो नीचे कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर इनके नेता क्या बोलते हैं, उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों। इन जो लोग, और एक और बात है, पब्लिक में मैडम मैसेज था घूमने पे, जो लोग अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार क्या संभालेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की तरफ विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, विजय शंकर जी के पास। विजय शंकर जी, बात ये भी है कि बीजेपी को इस वक्त बड़ा बनना है, संदेश देना है। संदेश ये कि देखिए, हम बड़ी पार्टी बनकर आए, उसके बाद भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसका असर जो है वो देश के दूसरे हिस्सों तक, खास करके बंगाल तक भी देना है। तो ये भी एक कारण है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे, ऐसा लगता है। ज्यादातर जो पैनलिस्ट हैं वो भी इशारा, संकेत उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। आप खुद भी इसी बात का कि आज कम से कम बीजेपी नीतीश कुमार के आगे नहीं सोचेगी। बहुत नीतीश कुमार पर बातचीत हो गई। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया है इस चुनाव के जरिए, या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने जो संदेश लिया होगा, वो ये लिया होगा कि माइनस अगर बीजेपी से अलग रास्ता लिया तो अंजाम क्या हो सकता है। इसका ट्रेलर बंगाल में भले ही उस तरह से न दिखे, लेकिन जरूर बीजेपी अपने साथ नए गठबंधन साझीदारों को, या अगर पार्टियां नहीं आई तो उसके नेता बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसका बड़ा इंपैक्ट मुझे लग रहा है, जो बिहार चुनाव से जो मैसेज निकला है, इसका असर यूपी में दिखेगा कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में कौन कौन रहता है और कौन निकलता है, और अखिलेश किसको अपने साथ लेना चाहते हैं। दूसरा जो है, सीटों के बंटवारे पर भी अगर मैंने बीजेपी जिन अलायंस पार्टनर को है वो किस तरह से अपने साथ साध लेती है, और जो बीजेपी कहेगी उसी शर्तों पर छोटी छोटी पार्टियां चलने के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर इधर नहीं आए तो शायद चांस बिल्कुल जो है हाथ में वो भी चला जाएगा। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे वो संजय निषाद जैसी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, तो और भी हम नाम जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पार्टियां भले ही, हो सकता है ओपोजिशन के नाम पर पार्टियां भले ही रह जाए, लेकिन उनसे नेताओं का बीजेपी की ओर आने का सिलसिला और बढ़ेगा, और बीजेपी मुझे लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद और मजबूत होगी।
तो बिहार का चुनाव दरअसल डिसाइसिव चुनाव हो गया कि बीजेपी के दिन अच्छे और अभी आएंगे। अभी अच्छे दिन आए नहीं है और आने के संकेत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है बिहार की, वो ये कि एनडीए ने एक नया इतिहास बिहार की जमीन पर, बिहार की सियासत में रच दिया है। और उसमें भी बीजेपी ने जिस तरह की चुनावी रणनीति से ये चुनाव लड़ा है, वाकई में बीजेपी को, देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह को, पार्टी के अध्यक्ष को निश्चित रूप से इस चुनाव की रणनीति के लिए बधाई देनी चाहिए। महागठबंधन को जरूर सोचना चाहिए कि कहां कमी रही और किस तरह से चुनावी रणनीति बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए साथ आना पड़ता है। गठबंधन की राजनीति का, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। आज भी गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत प्रयास हुए वोट चोर के नाम पर, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सारथी और सारथी की भूमिका में भी आए, लेकिन बहुत बड़ा करिश्मा कर नहीं पाए। इसका मतलब साफ है कि बिहार की जनता ने एक साफ स्पष्ट मैंडेट इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए। उन्हें सरकार में बार बार शपथ लेने और चेहरे बदलने का सिलसिला रोकना है और इसलिए बिहार में एक मजबूत, सशक्त, स्थिर सरकार देने का मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है। सबसे बड़ी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने एक साफ स्पष्ट मैंडेट दिया तमाम विरोधाभासों के बीच, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारे स्टेक होल्डर थे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर को धराशायी किया है, जिस तरह से महागठबंधन को किनारे लगाया है और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू को सत्ता में रहने का मैंडेट भी साफ दिया है। मैंडेट किसको दे, ये पूरा का पूरा अधिकार मतदाता का है। लेकिन मतदाता अगर क्लियर मैंडेट देता है तो वो प्रदेश के लिए, जनता के लिए अच्छा होता है। कम से कम बिहार की जनता ने ये साफ संदेश दे दिया है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही, लेकिन यहाँ पर आप अपडेट्स के लिए बिहार झारखंड के हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करिए। हमारे पैनलिस्ट से लाइव में अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल लिखिए। लाइव में, डिबेट में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।